कुंडली से कैसे करोड़पति बना जाता है, ये बताइए। देखिए, कुंडली के अंदर बहुत सारे योग बनते हैं। अगर किसी की कुंडली में शुक्र बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हो या स्वग्रही अपने ही घर में बैठा हो, पूरी संभावना बन जाती है कि ऐसी स्थिति में उसकी लाइफ में एंटरटेनमेंट और पैसा आने वाला है। तो काल सर्पदोष और मंगल दोष ये क्या है और ये रियलिटी है या मिथ है? कि जब तक आस्था नहीं होगी, आपका जब तक विश्वास नहीं होगा, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो केवल गुणों के मिलान के आधार पे या केवल मांगलिक दोष के आधार पे किसी का कुंडली मिलान नहीं होता है। तो मेरे को एक चीज बताइए, वेस्टर्न और वैदिक साइंस ये दोनों आपस में क्या है और कैसे कोरिलेट कैसे करते हैं और किसको मानना चाहिए? जब राहु किसी की कुंडली में खराब पोजीशन में बैठे और दशाओं में आ जाए तो वो सबसे पहले उसकी बुद्धि को प्रभावित करता है। तो गोचर में कहीं ना कहीं बृहस्पति और शनि जब पंचम से संबंध बनाए तो ऐसी स्थिति में पता चलता है कि हाँ, संतान उत्पत्ति का योग बन रहा है। जी। अब कहा जाता है कि जो इंसान नीलम पहनता है ना, वो या तो फिर रातों रात अमीर से भिखारी बन जाता है, भिखारी से अमीर बन जाता है, उसकी तकदीर पलट जाती है। तो ये कितनी सच्चाई है और नीलम कब पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए? सो गाइस, दिस इज शुभी, वेलकम टू नो फालतू टॉक्स। सो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है यार, मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं चाहूंगा कि ये पॉडकास्ट आप देखें और खुद बताएं कि आपको कैसा लगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ बदल सकता है, आपको बता देगा कि आपकी लाइफ में कुंडली की क्या वैल्यू है। और यहां तक कि जिनको ये नहीं पता कि उनकी बर्थ डेट क्या है, उसका भी आंसर जरूर इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। सो बने रहिए एंड अपनी लाइफ को यार अगर थोड़ा बेटर करना चाहते हो ना, ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। तो मेरे साथ है राहुल जैन जी, जिनके पास ऑलरेडी 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में, और ये आज हमको बताने वाले हैं कि कुंडली के हमारे जीवन में क्या महत्व है। नमस्कार राहुल जैन जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। पहली बात, वेलकम टू नो फालतू टॉक्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और आज देखिए, मैं सही बताऊं, मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट करे हैं। मैं चाहूंगा कि ये आप इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी आज समझाएं कि हर एक इंसान को, चाहे वो छोटे से लेके बड़े तक की एज के, सबको समझ आ रहा है एस्ट्रोलॉजी है क्या। बिल्कुल ऐसे ही समझाऊंगा। बस तो बेसिक से समझते हैं। तो पहले यही जानना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी का साइंस के साथ क्या कोरिलेशन है? एस्ट्रोलॉजी का अगर आप देखें, हम एस्ट्रोलॉजी जो है वो ग्रह नक्षत्र, जिसे हम स्टार्स भी कहते हैं जी, उसी पे डिपेंड होती है। अगर आप देखें तो सभी चीज जो हैं वो साइंटिफिकली हैं। कैसे? बताता हूँ। देखिए, आपका जब जन्म हुआ तो आपकी एक जन्मपत्री बनी। जी, वो जन्मपत्री होती क्या है? वो बेसिकली जन्मपत्री होती है कि जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स की पोजीशन थी, एक्चुअल पोजीशन थी, उसका एक फोटोग्राफ है। ओके, उस फोटोग्राफ को ही हम कुंडली का नाम देते हैं। ठीक है। अब अगर आप कुंडली को देखें तो कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। जो 12 घर होते हैं वो भी लॉर्ड्स, जो उनके जो लॉर्ड्स हैं वो स्टार्स ही हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। बिल्कुल। 12 राशियां हैं जी, वो भी ग्रह हैं। ठीक है। 12 हाउसेज हैं वो भी ग्रह से रिलेट होते हैं, नक्षत्र से रिलेट होते हैं। ओके, तो साइंस सब कुछ ही है, आप मान के चलिए। एस्ट्रोलॉजी टोटली साइंस है और साइंस की ही एक कैलकुलेशन है जिसके माध्यम से हम ये देख पाते हैं कि आपके जो जीवन में कुछ होने वाला है वो अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। गॉट इट। तो वो टोटली बेसिकली साइंस है। अब दूसरा आपका सवाल था आस्था का। देखिए, आस्था एक ऐसी चीज है, चाहे उसे आप ज्योतिष में देखें या आप किसी भी चीज में देखें, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी जब तक आस्था नहीं होगी, आपका जब तक विश्वास नहीं होगा, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, आप मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठे हैं जी, ये भी एक आस्था है। आपका मन है, जभी तो आप मेरे साथ बैठ करके सवाल जवाब कर पा रहे बिल्कुल हैं। सही। तो आस्था का होना सब कुछ
आस्था का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा किसी चीज पर विश्वास ही नहीं होगा, अगर हम अपने माइंडसेट को वैसे बिठाएंगे ही नहीं, तो हम उनके उपाय करेंगे कैसे? सही। क्योंकि साइंटिफिकली क्या है, हमने जन्म पत्री को देख करके ये तो पता लगा लिया कि हमारे जीवन में क्या खराब है, क्या अच्छा है, कब खराब है, लेकिन उसकी जो रेमेडियल पार्ट है वो आपकी एक आस्था है। ठीक है, ठीक है। अब आप उसे अपनी आस्था से, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कुंडली में एक प्लेनेट खराब है जिसकी आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी उसके दोष को दूर करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपकी आस्था का होना जरूरी है ना। आप बिल्कुल सही। बेमन पूजा कर रहे हैं तो उस रेमेडी का कोई फायदा नहीं। तो आस्था जो है वो बहुत बड़ी चीज है। तो देखिए, कहा जाए कि आस्था सिर्फ हम इस चीज में ही नहीं रख सकते। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रख रहे हैं, तो तब भी थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जन्म पत्री जो आपकी बनती है जी। वो कर्म पे ही बनती है। आपके जो कर्मास है ना, वही आपकी जन्म पत्री है, पास्ट लाइफ के आप कह रहे हो आपके ना? जो पास्ट लाइफ के। ठीक है। हर लाइफ में हमको 30% चांस मिलते हैं कुछ भी चेंज करने के लिए, ओके। जिन्हें हम कर्मास कहते हैं। आप जो इस जीवन में आपको 30% मिला है, अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आप अच्छे कर्मों पर रहेंगे, तो वही कर्म जो है आपके आने वाला जो जन्म है उसमें जो जन्म पत्री बनेगी उसका 70% है। ठीक है। तो इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने कर्मों को अच्छा रखो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो बहुत चीजें तो वैसे ही अच्छी हो जाती है। मतलब कर्म अच्छे हैं तो ये जिंदगी भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हो? एग्जैक्टली। तो मेरे को एक चीज बताइए कि ग्रह नक्षत्र कैसे किसी इंसान का जीवन कैसे बदल सकते हैं? देखिए, मैं आपने सवाल करा कि ग्रह नक्षत्र कैसे जीवन को बदल सकते हैं। जी। ठीक है, हम ग्रहों से ये पता लगा सकते हैं, जैसे हम सूर्य ग्रह की बात करें, जी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि आपके जो रिलेशंस हैं अपने फादर के साथ वो अच्छे होंगे। ठीक अगर है। सूर्य खराब है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपके जो रिलेशन है फादर के साथ खराब होंगे। ठीक है। आप समझ रहे हैं उस चीज को? सूर्य से कनेक्ट करते हैं फादर को। सूर्य जो है कई चीजों को कनेक्ट करता है। जी। फादर हो, आपका मान सम्मान हो, पॉलिटिक्स करियर हो, जी। तो ये सब चीजें जो हैं सूर्य से देखी जाती हैं। ठीक है। अगर सूर्य आपका अच्छा है राइट। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में इन चीजों से जुड़ी कोई समस्या नहीं है। ओके। लेकिन अगर खराब है तो हम कह सकते हैं कि इन चीजों से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में हैं। गॉट इट। इसी प्रकार कुंडली के अंदर जो 9 ग्रह होते हैं, सभी ग्रह किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके माध्यम से आपकी जो जन्म पत्री है वो आपके बचपन से लेकर के आपके बुढ़ापे तक का सब कुछ प्रेडिक्ट करती है। तो मेरे को एक चीज बताइए, वेस्टर्न और वैदिक साइंस ये दोनों आपस में क्या है और कैसे कोरिलेट कैसे करते हैं और किसको मानना चाहिए? देखिए, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। ठीक है। सवाल करा, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे करा कि जी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है। जी। देखिए, मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को करता हूँ क्योंकि इस जीवन में सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी आई थी, और सबसे सटीक एस्ट्रोलॉजी और सबसे सटीक प्रिडिक्शन हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करते हैं। ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती हैं जी। और 12 ही हाउसेस होते हैं जी। जो पूरे ब्रह्मांड में मूव करते हैं। ओके। ठीक है, और हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो भी प्रिडिक्शन करते हैं वो दशाओं के माध्यम से करते हैं। ठीक है। इसीलिए सबसे सटीक प्रिडिक्शन जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की होती है, जी। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितने भी नक्षत्र और ग्रह हैं, जी। हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उन सबको लेकर के चलते हैं, और टाइम
पीरियड के लिए, हम किसी भी चीज की प्रिडिक्शन करने के लिए इसमें विंशोत्तरी दशा को लेकर के चलते हैं, जिसके माध्यम से हम प्रिडिक्शन करते हैं। राइट। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी केवल सूर्य पर आधारित है। ओके। जो सूर्य पृथ्वी के ओर चारों ओर जो भ्रमण करता है, उसके ऊपर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बनी है। अब आप ये देखिए कि क्या केवल एक ही प्लेनेट के माध्यम से आप पूरी चीजों का आकलन कर सकते हैं? आई गेस मैं भी बिलीव नहीं करता वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, तो नहीं। इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, बहुत सटीक है। ओके। और आपको अगर कोई भी प्रिडिक्शन करनी है जी। तो आप किसी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और ठीक है। देखिए कितनी सटीक प्रिडिक्शन वो आप कर सकते हैं। सो मीन्स यू आर सेइंग कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ही फॉलो करो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो काम की नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्लैनेट फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, एक प्लैनेट। राइट। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आजकल ना बहुत ट्रेंडिंग में है ये सवाल। क्या होता है कि कोई इंसान पैदा हुआ है, अब मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो 80s में 1980s से पहले के बॉर्न है, उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं होता। सो किसी को अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि यार मेरा ग्रह क्या है, मेरी कुंडली क्या बनेगी? तो कुंडली बन सकती है अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ या टाइम ना पता हो? ज्योतिष के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। एक आपका सवाल है कि क्या बिना किसी डेट ऑफ बर्थ और टाइम के किसी की जन्मपत्री बन सकती है? जी। अभी मैंने आपसे इसी पॉडकास्ट में बैठ करके आपको एक बात बताई थी कि जन्मपत्री होती क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो जन्मपत्री है वो जिस दिन जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय प्लैनेट्स की क्या पोजीशन थी, उसी के आधार पे आपकी जन्मपत्री बनती है। एग्री। तो बिना डेट ऑफ बर्थ और बिना टाइम के आप कैसे बता पाएंगे कि जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय आपके जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन क्या थी? सो मींस द आंसर इज नो। आंसर इसका नो ही है। एस्ट्रोलॉजी देखिए, अगर आप किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं जिसे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है जी। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। इससे बढ़िया है आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसको पामिस्ट्री की कंप्लीट नॉलेज हो, जो हस्तरेखा ज्ञान होता है, तो वो आपकी हाथों की रेखाओं को देख करके आपके जीवन के बारे में सब चीज बता देंगे। गॉट इट। मतलब इसका ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन यही है कि पाम रीडर के पास जाओ, आप उसको अपना हाथ दिखाओ, देन यू विल गेट टू नो योर फ्यूचर। बिल्कुल। संभावनाएं आपको पता लग जाएंगी। जी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी कह लो कि एक ऐसा ज्ञान है कि लोग कहीं ना कहीं डरते हैं अपनी लाइफ से, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए, कि ये सोचते हैं लोग कि यार मेरी लाइफ में अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा, डेफिनेटली मेरे ग्रह खराब चल रहे हो। तो लोगों का डर कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है आपके हिसाब से? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि लोगों का डर जो है एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, अगर आपको मैं ये कहूं कि शुभम जी आपके जीवन में जी। यानी आने वाले जो कुछ महीनों का समय है, इस समय में मुझे आपकी जन्मपत्री में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के योग लग रहे हैं। ओके। और अगर ये बात मैं आपको बता दूं तो बताइए क्या ये गलत है? नहीं, प्रिकॉशंस लेंगे थोड़ा सा। एग्जैक्टली। आप प्रिकॉशंस लेंगे ना जी। तो डरने की जरूरत नहीं होती। बेसिकली क्या होता है कि आपको मैंने बताया आपकी जन्मपत्री में एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ड्राइव जो है वो सेफली करेंगे, रोड क्रॉस करेंगे तो देख करके करेंगे। आप हर चीज में आपको पता है कि हाँ मेरा अभी ये जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा क्रूशल है, हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो। तो ज्योतिष के माध्यम से क्या होता है कि कोई चीज आपके जीवन में एक बड़े लेवल पे घटने वाली है, अगर आपको वो चीज के बारे में मैं बता दूं और आप उसके कुछ ज्योतिषी उपाय कर लें, जो प्लेनेट आपका खराब है अगर आप उसके उपाय करें, यानी उस प्लेनेट के कुछ दान करें या कुछ मंत्रों का जाप करें, तो हो सकता है वो जो आपका बड़े लेवल पे घटने वाली जो चीज है, जो एक्सीडेंट है, वो जी। छोटे लेवल पे घट जाए।
तो आप इस चीज को ऐसे मान के चलिए कि ज्योतिष जो है वो केवल डराने के लिए नहीं है। मैं ज्योतिष आपको समझाने के लिए है, आपको बताने के लिए है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो अच्छा है या खराब है, जिसके माध्यम से अगर कुछ जीवन में कठिनाइयां आपको दिख रही हैं तो आप उसके प्रति पहले से सचेत हो जाए। तो देखिए सर, क्या होता है कि लोग क्या सोचते हैं कि आज की डेट में कोई अगर उन्हें लेट सपोज प्रमोशन मिलते मिलते रह गई है ना, जी। तो वो ये सोचते हैं कि यार उनका ग्रह खराब चल रहा है, वो ये नहीं देखेंगे कि उनकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी होगी, राइट। तो वो फिर सोचते हैं कि यार मैं एस्ट्रोलॉजी पे किसी एस्ट्रोलॉजर पर जाता हूँ, वो शायद मेरी हेल्प कर दे, वो मेरे को बता दे क्या पता मेरे ग्रह खराब चल रहे हो। तो ये चीज कैसे आइडेंटिफाई की जाएगी कि इंसान की गलती की वजह से नहीं, ग्रह की गलती है या इंसान की गलती है, कैसे पता लगेगा? बहुत बढ़िया सवाल आपने मुझसे करा है और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जी। आप मेरे पास या मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं। जी। अब आपकी क्योंकि जॉब खराब होने लगी है, जॉब में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आने लगी है, तो ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। आपने बोला कि क्या किसी जातक के मेहनत में कोई कमी है, ये भी ग्रह कराते हैं। ओके। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति खराब हो जाए, आप समझिए, जी। बृहस्पति अगर किसी की कुंडली में खराब हो जाए और वो दशाओं में आ जाए, तो ऐसे में जातक को आलसी बना देती है। अब जाहिर सी बात है कि आलसी आपको बना रही है तो आपका मन ही नहीं कर रहा काम करने का, आपको बार बार नींद आ रही है। आप समझ रहे हैं? एग्री। अभी मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो हर चीज को देखते हैं, हर चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी बॉडी में आलस आना, मेहनत ना होना या काम का खराब हो जाना, सभी चीजों के बारे में ज्योतिष आपको बताएगी कि इस समय क्या दिक्कत परेशानी आपको आ रही है। अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी ज्योतिष की, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कुछ ऐसा योग बन रहा है जिसके माध्यम से आपको ये दिक्कत परेशानी आ रही है कि आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी बॉस से नहीं बन रही है तो भी कहीं ना कहीं प्लैनेट्स खराब है। आप गॉट समझ इट। रहे हैं? इसी प्रकार ज्योतिषी गणना जो होती है उसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि आपके जीवन में दिक्कत चल क्या रही है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज के आपको उपाय बताते हैं, राइट। आप उस चीज के उपाय करते हैं और फिर लाइफ वैसे ही चलने लग जाती है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि इंसान का जो नेचर भी, अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिपेंड करते हैं, वो ग्रह की वजह से करते हैं कि इसके ग्रह अगर ऐसे हैं तो ही ये दिक्कत है, बिल्कुल राइट। एग्जैक्टली। और वो हार्ड वर्क भी तब कर रहा है जब उसके ग्रह ठीक है, और हार्ड बिल्कुल। वर्क नहीं कर रहा है मतलब ग्रह खराब है। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अभी रिसेंटली ना मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने काल सर्प दोष के बारे में बात करी थी। तो काल सर्प दोष और मंगल दोष ये क्या है, और ये रियलिटी है या मिथ है? देखिए, काल सर्प दोष भी होता है कुंडली के अंदर, मंगल दोष भी होता है। ठीक है। आपने दो शब्दों को सुना होगा अपनी लाइफ में, पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट। सुना राइट। है? प्लस माइनस। राइट। ऐसी सिक्के के दो पहलू होते हैं जिन्हें हेड और टेल्स कहते हैं। आप कोई भी काम करो, कोई भी बिजनेस करो या किसी भी चीज के बारे में आप देखो, तो हर काम के बारे में एक सच्ची राह दिखाने वाले भी हैं और मिथ को पैदा करने वाले भी हैं। ठीक है। ठीक है? मंगल दोष क्या होता है, आपकी कुंडली में अगर लगन में 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में मंगल आकर के बैठ जाए, ऐसी स्थिति में जातक मांगलिक हो जाता है। ओके। अब मंगल जो है उसका नेचर कैसा है? मंगल जो है वो कहीं ना कहीं जातक को गर्म प्रवृत्ति का करता है, ओके। एग्रेसिव। एग्रेसिव, गुस्से वाला। और जो हाउसेस मैंने आपको बताए हैं, इन हाउसेस में बैठ करके मंगल जो है वो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, मांगलिक की शादी मांगलिक से ही कर देनी चाहिए। करते हैं लोग ऐसा। जी। अगर आप देखिए, दो चीजें हैं, मांगलिक की शादी मांगलिक से आप करते हैं तो क्या है, दोनों का नेचर थोड़ा सा सेम हो गया। अगर उसको एक, अगर
एक पार्टनर को अग्रेशन आ रहा है तो दूसरा उसको कंट्रोल कर सकता है। अब इसकी मिथ की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं 30 साल की अवस्था के बाद या 36 साल की अवस्था के बाद मांगलिक दोष ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। बिल्कुल एग्री, सुना है मैंने भी। ऐसा नहीं होता। ओके। देखिए, मैं मानता हूं कि किसी की 36 ईयर की एज हो गई है या उसके बाद वो उसकी उम्र बढ़ी रही है, तो मैं मान सकता हूं कि उसके अंदर अग्रेशन करने की क्षमता कम हो गई वक्त के साथ साथ। वक्त के साथ साथ। अब मैं अगर बात करूं कि कोई व्यक्ति का मंगल जो है वो बहुत स्ट्रांग है लेकिन बुढ़ापे में उसको गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि अगर आप 36 साल की एज में आपका मंगल, आप मांगलिक होने के कारण गुस्सा नहीं कर पा रहे, तो आपका लाइफ पार्टनर भी तो कहीं ना कहीं उसी एज में चल रहा है, राइट, वो भी शांत हो गया वक्त के वो साथ भी साथ। शांत हो गया। तो इसी प्रकार क्या होता है, अब आप ये समझिए कि क्या होता है कि दोनों की लाइफ जो है सेम चल रही है। जी। जितना एग्रेशन उनका घटा है उतना ही सामने वाले का घटा है। आप सोचो कि अगर एक लाइफ पार्टनर जो है वो मांगलिक ही ना हो और दूसरा मांगलिक हो, तो एक तो हमेशा गुस्से वाला रहा, दूसरा उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा, उसका एग्रेशन नहीं झेल पा रहा। तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोषों के कारण रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। तो मैंने ना कई बहुत बार ऐसे केसेस भी देखे जो मेरे नोन में भी हैं। एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है, लेकिन उन्होंने आपस में शादी करी, बट उनकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है। देखिए, लाइफ बढ़िया चल रही है, मैं मान सकता हूँ कि लाइफ जी। बढ़िया चल रही है। अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता हो कि किसी एक लाइफ पार्टनर के कुंडली के अंदर बृहस्पति ऐसी स्थिति में बैठा है जो कहीं ना कहीं मंगल को कंट्रोल कर रहा है। ओके। या ये भी कह सकते हैं कि इस समय कहीं ना कहीं उसकी दशाएं इस तरीके से नहीं चल रही, दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी आपने ये बताया कि जो आपने देखा वो रिलेटिव्स के या नोन में देखा, ठीक है। एग्री। अब आप 24 घंटे तो उनके साथ नहीं रहते ना, ऊपर ऊपर से देखा है बस। तो हो सकता है कि वो जो उनके रिलेशन आपके सामने हो जी। वो आपस में वैसे घर में ना हो, तो मांगलिक दोष का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। गॉट इट। मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, जो उपाय की अगर मैं बात करूं, फिल्मों में भी बहुत देखा है कि कहते हैं कि पहले पेड़ से शादी कराते हैं, पीपल के पेड़ से, उसके बाद शादी कराते हैं दुल्हन से। सॉरी, दुल्हन की शादी कराते हैं पहले पीपल के पेड़ से, उसके बाद शादी कराते हैं पति से। तो ये कैसा रिचुअल हुआ? देखिए, ये मांगलिक दोष के लिए नहीं होता। ओके। पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो उपाय है ये मांगलिक दोष के लिए नहीं होता। पर लोग करते हैं ये। मैंने अभी आपको क्या कहा कि हर जगह प्लस माइनस होता है। ठीक है। सही राह दिखाने वाले भी हैं और गलत भी। ठीक है। ठीक है। आप देखें, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर भी जान होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। होती है ना। ये उपाय जब काम करता है, अगर आपने किसी की जन्म पत्री का मिलान करा या आपने किसी की जन्म पत्री देखी और उसकी कुंडली में आपको नजर आया कि इसकी पहली शादी में कहीं ना कहीं डाइवोर्स का योग है, ओके। तो ऐसी स्थिति में जातक की पेड़ से विवाह कराते हैं। उसके बाद उसकी जो है शादी जो है उसके लाइफ पार्टनर से कराते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उसकी 2 शादी हो गई। तो पहली शादी जो खराब थी उसके दोष खत्म हो जाते हैं और जो दूसरी शादी होती है वो बहुत अच्छी तो चलती ये राज है इसके पीछे है। का। बिल्कुल, उसका मांगलिक दोष से कोई कनेक्शन नहीं। तो लोग सोचते हैं कि मांगलिक दोष है तो मतलब कोई ना कोई खराबी है, तो वो क्या पता पेड़ के साथ शादी कराने से वो खराबी उधर ट्रांसफर हो जाए, देन उसके बाद वो शादी कराएंगे तो उनकी लाइफ बढ़िया चले। देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि अब आप जो इलाज करना चाह रहे हैं वो कैसा करना चाह रहे हैं। जी। ये डिपेंड करता है कि जिससे आप कुंडली का मिलान करा रहे हैं उसके पास कितनी नॉलेज एग्री। है ना। तो अगर आप केवल
किताबी ज्ञान वाले के पास जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक एस्ट्रोलॉजर और एक डॉक्टर, दोनों का काम एक ही है। एक हेल्थ ठीक करता है, एक लाइफ ठीक करता है। एक हेल्थ ठीक करता है, एक लाइफ ठीक करता ठीक है। है। ज्योतिष को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आज आप ये समझिए कि अगर आप किसी आपने कुंडली मिलान, आपने एक चीज भी नोटिस करी होगी कि आजकल क्या होता है, कुंडली मिलान लोग बाग जो है कंप्यूटर में खुद ही कर लेते हैं, बहुत सारी एप्स आ गई हैं है बेसिकली। ना। तो एप्स आ गई हैं। जी। अब आपको ये भी पता होगा कि कंप्यूटर क्या काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर डाटा होता है वो उसी की नॉलेज तो हमको देता है। राइट राइट। अब क्या ये पॉसिबल है एक कंप्यूटर के अंदर आप सारा डेटा होगा? नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। तो बेसिकली क्या है, कंप्यूटर के उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर कुछ चीजों को डाला गया है, जैसे कि मांगलिक दोष की मैं बात करूं कि जी। किसके हाउसेस में बैठ करके मंगल जो है मांगलिक दोष कहलाता है, या गुणों का मिलान कर देता है। तो केवल गुणों के मिलान के आधार पे या केवल मांगलिक दोष के आधार पे किसी का कुंडली मिलान नहीं होता है। कुंडली मिलान करने के लिए कुंडली के बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बात कि शादी के बाद क्या ये ग्रोथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये संतान उत्पत्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इनका जो टाइम पीरियड है वो कैसा चलेगा, इनकी ट्यूनिंग कैसी रहेगी, क्या शादी के बाद ऐसा तो नहीं कि उसका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं उसको पैसे से जुड़ी तंगी आ जाए। तो सभी चीजों का मिलान करने के बाद ही कुंडली का मिलान किया जाता परफेक्ट परफेक्ट। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स है ना, वो आजकल डरा डरा कर लोगों से एक तो पैसे लेना चाह रहे हैं। राइट। तो लोगों का कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी कम भी हो रहा है, और वक्त के साथ अगर ट्रस्ट में बढ़ने की बात करूं तो वो बढ़ रहा है, लेकिन कम भी उतनी तेजी से हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं आजकल, एस्ट्रोलॉजर्स पे जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स उनको डरा के कोई ना कोई कहते हैं नग ले लो, या कोई ना कोई स्टोन वेयर कर लो। तो ये चीज कितनी सच है, मेरे को ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। है। देखो, कोई भी काम आप देख लो, कोई भी काम आज की लाइफ में है, कोई भी कर रहा है तो उसके नेगेटिव साइड्स भी हैं और पॉजिटिव साइड्स भी हैं। एग्री एग्री। लेकिन क्या है कि आप ज्योतिष के पास अगर आप जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले देखो कि वो आपकी जन्मपत्री देख करके आपके बारे में क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। आजकल लोग बाग क्या करते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और जाते ही वो सब कुछ बता देते हैं कि गुरुजी मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे साथ ये परेशानी है, मैं यहाँ परेशान हूँ, मुझे बच्चों की वजह से दिक्कत है, मेरी लाइफ में ये दिक्कत है। अब सब कुछ तो आपने ही बता दिया, वो क्या बताए। वो क्या बताएगा? ठीक है। तो उसके पास तो बताने के लिए उपाय रह गए ना। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में फिर उसने आपको उपाय बताए जिससे उसने पैसा बनाया। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो पहले ये जज करें, ये एनालाइज करें बिना कुछ बोले कि क्या वो मेरी जन्मपत्री को देख करके मेरे बारे में सही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। अगर वो सही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको उपाय भी वैसे ही बताएंगे। वहां वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपसे पैसे नहीं ठगेंगे। लेकिन जो व्यक्ति, ये वो वाली बात हो गई कि अगर आप किसी बिना पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं जिसने कहीं से पढ़ाई की है, डिग्री है उसके पास, तो वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। तो आपने ये बता दिया कि पॉजिटिव साइड्स भी होती है, नेगेटिव साइड्स भी होती हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं नेगेटिव साइड्स की, आजकल क्या होता है कि लोग एस्ट्रोलॉजर्स पर जा रहे हैं, किसी की लव मैरिज है, बहुत बढ़िया चल रही है, खुश हैं लोग, एस्ट्रोलॉजर पर जा रहे हैं और एस्ट्रोलॉजर उनको ऐसी एडवाइस देते हैं जिसकी वजह से उनकी बसा बसाया घर उनका टूट जाए। उस केस में क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं थोड़ा सा लव मैरिज के खिलाफ हूँ। तो आप ये बताइए कि लव मैरिज के खिलाफ क्यों हैं आप? देखिए सर, मैं आज आपको बताता हूँ मैं लव मैरिज के खिलाफ क्यों हूँ। क्या होता है कि दो ऐसे इंसान
आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो आगे जाकर के लव मैरिज कर लेते हैं। यहाँ वो जन्म पत्री का मिलान नहीं करते। अब क्या है कि अगर आप देखें आज की डेट में कोर्ट में अगर आप जाएं तो डाइवोर्स के कितने केसेस हैं, उसमें 90% जो हैं वो लव मैरिज वाले केसेस हैं। अगर आप किसी के साथ लव में रिलेशन में आ रहे हैं तो मेरा कहना ये है पहले सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्री का मिलान करा लें, उसके बाद उसे आप कंटिन्यू करें। आज आपको थोड़ी सी खुशी या थोड़े दिनों की खुशी कहीं आने वाले समय में वो बहुत बड़ा दुख ना बन जाए। मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने लव मैरिजेस कर ली, उसके बाद उनकी संतान हो गई ओके। और उसके बाद उनका डाइवोर्स हो गया। तो अब आप ये सोचिए कि उन्होंने डाइवोर्स तो उनका हो गया, ठीक है, दोनों सेपरेट हो गए, लेकिन बच्चे की लाइफ का क्या? कुछ नहीं उसकी लाइफ। उसका तो करियर खराब हो गया ना। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं लव मैरिज के बहुत अगेंस्ट हूँ। लव मैरिज करो, लेकिन एंड में आपको कुंडली मिलान कराना जरूरी है। बिना कुंडली मिलान के सब गलत है। तो मतलब कुंडली की इंपॉर्टेंस बहुत है हमारी लाइफ में। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कुंडली से कैसे करोड़पति बना जाता है, ये बताइए। देखिए, कुंडली के अंदर बहुत सारे योग बनते हैं, बुध आदित्य योग, राजयोग, या कुंडली के अंदर बहुत सारी ग्रहों की ऐसी पोजीशंस बनती हैं जो बहुत स्ट्रांग होती हैं। जैसे मैं बात करूं, किसी के किसी की कुंडली जो है वो धनु लगन की है, बृहस्पति लगन में ही बैठे हैं, उसका 5th हाउस, उसका 9th हाउस, उसका 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की कुंडली में धन भाव बहुत स्ट्रांग हो, कर्म भाव बहुत स्ट्रांग हो और उसकी लाइफ में हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं कि रोग ऋण शत्रु जैसा तो उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो अब आप मानिए कि अब आप ये सोचिए कि वो जो जन्मपत्री है, ऐसी स्थिति में अच्छे प्लैनेट्स की दशाएं भी आ जाएं, उसका काम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में वो खुद ही करोड़पति हो जाएगा। बिल्कुल, जब काम ज्यादा बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो मेहनत ज्यादा कर रहा है, उसको अर्निंग ज्यादा मिलेंगी उस चीज की। तो मेरे को एक चीज बताइए, जैसे अभी आपने प्लैनेट्स की बात करी, तो ऐसे कौन से प्लैनेट्स को हम आइडेंटिफाई करें कि जिनसे पता लगेगा कि ये प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में है तो आपको बहुत ज्यादा धन मिलने वाला है और बहुत ज्यादा आपका बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। ऐसे शुक्र ग्रह होता है वीनस। अब शुक्र जो है वो भौतिक सुखों का कारक है, लाइफ में एंटरटेनमेंट का कारक है, एंजॉयमेंट का कारक है। जितने भी आपके म्यूजिशियन हैं, डांसर्स जी। हैं, या जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, आप कहीं ना कहीं चेक कीजिए, इनका जो शुक्र है बड़ा स्ट्रांग होता है। ओके। शुक्र आकर्षण का कारक है, ठीक है, शुक्र लग्जरी का कारक है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हो या स्वग्रही अपने ही घर में बैठा हो और उसकी दशाएं भी शुक्र की आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में पूरी संभावना बन जाती है कि ऐसी स्थिति में उसकी लाइफ में एंटरटेनमेंट और पैसा आने वाला है। दूसरा प्लेनेट है बृहस्पति। ओके। बृहस्पति को धन का कारक माना गया है। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति दूसरे भाव में अपने ही घर में बैठ जाए या किसी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आकर के बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में धन का आवागमन बहुत ज्यादा हो जाता है। बाकी डिपेंड करता है सब कुछ केवल प्लैनेट्स पे ही नहीं, कुंडली का पूरा विश्लेषण होना जरूरी है। तो मेरे को एक बात बताइए, अभी हमने बात करी करोड़पति की, लेट सपोज कि किसी की कुंडली देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि इसकी लाइफ में ना सब कुछ खत्म होने वाला है, लाइक ये बहुत ज्यादा कर्जे में आने वाला है और ये फ्रॉम हीरो टू जीरो आने वाला है अपनी लाइफ में। बिल्कुल, ऐसी स्थिति मैंने प्रैक्टिकली देखी भी है। कुंडली के अंदर
शनि का खराब होना, ओके। ऐसी स्थिति में उसकी 7.5 या ढैया आ जाना, कहीं ना कहीं राहु का खराब होना, कहीं ना कहीं राहु का खराब होना, और राहु का शनि के साथ बैठ जाना, और इनकी दशाएं आ जाना, बिल्कुल समझाएंगी कि इसका समय जो है वो अब खराब आने वाला है। कहीं ना कहीं उसे कह सकते हैं कि शनि का डर और राहु का प्रकोप अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तो तभी कहा जाता है कि शनि भारी है तुम्हारा। क्योंकि शनि क्या है, वो काल है। ठीक है। शनि समय निर्धारित करता है, राहु जो है वो एक शॉर्टकट है। ओके। जब राहु किसी की कुंडली में खराब पोजीशन में बैठे और दशाओं में आ जाए, तो वो सबसे पहले उसकी बुद्धि को प्रभावित करता है। अब आप ये सोचिए कि किसी की अच्छी खासी शॉप चल रही है या कोई उसका बिजनेस चल रहा है, और राहु की दशा खराब पोजीशन में होने के बाद उसकी चल जाए और उसकी बुद्धि खराब हो जाए, वो क्या करे? जो उसके ऑफिस आवर्स है, लाइक 5 घंटे 6 घंटे जो वो काम करता है, अब बुद्धि में राहु आने की वजह से वो ऑफिस ही 2 घंटे जा रहा है, तो क्या होगा? ये मेहनत कम करने लग गया ना वो। मेहनत भी कम करने लग गया। अब ऐसे में मैं आपसे ये भी कह दूं कि कहीं ना कहीं राहु ने ऐसी स्थिति बनवा दी है कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गया है। ओके। अब कैसा हो? तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसी स्थिति में जातक जो है वो जुए सट्टे लॉटरी की ओर तक भी चला जाता है। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो जीरो हो गए। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो कुंडली में दशाएं हैं वो क्या रोल प्ले कर रही है। गॉट इट। अभी आपने ट्रेडर्स की बात करी, तो ट्रेडिंग में लाइक क्रिप्टो हो गई, शेयर मार्केट हो गया, कुंडली की हेल्प से इसमें कुछ मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। लाइक कैसे? देखिए, कुंडली में पंचम भाव का स्ट्रांग होना, कुंडली में राहु का स्ट्रांग होना, कुंडली में धन भाव या भाग्य भाव स्ट्रांग होना, ओके। और कहीं ना कहीं राहु का कनेक्शन 10th हाउस के साथ बनना। अगर ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बनता है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उस ट्रेडिंग के अंदर, उस ट्रेडिंग को करके आप अच्छा पैसा जोड़ सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। मैं आपसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे वाले टॉपिक पे पर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे। तो ये पता लग, बिना कुंडली दिखाए मतलब किसी को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, कुंडली, मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं हम्म। कि आज की लाइफ में कुंडली मिलान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कुंडली का मिलान नहीं है तो बिल्कुल भी हमें ऐसे दो लोगों की शादी नहीं करनी चाहिए जिसकी कुंडली का मिलान नहीं हुआ है। और आपको मैं ये भी बता देता हूं, मैं आपको ये भी कहीं ना कहीं आपको इस चीज की नॉलेज भी देता हूं कि केवल गुणों के आधार पे कुंडली मिलान करके भी आप शादी ना कीजिए। मतलब सिर्फ गुण मैटर नहीं करते, आपको कुंडली पूरी मिलानी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर आप गुणों की बात करें तो हम तो इंसान, एक नॉर्मल इंसान जी। है। भगवान राम के तो 36 के 36 गुण मिले थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी लाइफ में अपनी स्ट्रगल ही करा। बिल्कुल। तो केवल जो कुंडली का मिलान है वो केवल गुणों के आधार पे भी नहीं होना चाहिए, और बिना मिलान के तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप किसी की भी शादी बिना मिलान के कर दें। तो ये पता लगाया जा सकता है कि किसी की लाइक फैमिली फ्यूचर प्लानिंग किसी ने करनी हो, राइट? वो प्लान कर रहा है कि यार 3-4 महीने बाद चलो यार बच्चे प्लान करते, काफी टाइम हो गया, तो इसमें भी कुंडली हेल्प करती है? बिल्कुल करती है। और कैसे? देखिए, कुंडली के अंदर संतान भाव भी होता है। ओके। संतान भाव का स्ट्रांग होना, ठीक है। दशाएं चलना, जी। वो बताता है कि किस समय जातक के संतान उत्पत्ति का योग बन रहा है। और दूसरा क्या है, कुंडली के अंदर एक गोचर होता है जिसे आप ये से समझें, जब मैंने आपको बताया था कि जी। जो प्लैनेट्स हैं जी। वो हमेशा मूव करते रहते हैं।
राइट ठीक है, जो प्लैनेट्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो Right. कभी रुकते नहीं। तो जब भी बृहस्पति या शनि, क्योंकि बृहस्पति जो है कुंडली के अंदर आशीर्वाद का कारक है, और शनि मैंने अभी भी बताया था कि काल है, समय निर्धारित करने का काम ही उसका है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो गोचर में कहीं ना कहीं बृहस्पति और शनि जब पंचम से संबंध बनाए, तो ऐसी स्थिति में पता चलता है कि हाँ, संतान उत्पत्ति का योग बन रहा है। ठीक है, इससे पता लगाया जा सकता है बेसिकली। और किसी को ये पता लगाना हो कि आजकल आपको पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत चलने लग गए एंड लोगों ने मतलब इसको भी ट्रेंड बना लिया है आई गेस शादी के बाद। तो ये पता लगाया जा सकता है कि अगर इसकी शादी होगी तो डेफिनेटली इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे ही होंगे। बिल्कुल पता लगा सकते हैं आप। और वो कैसे पता लगाया? देखिए, कहीं ना कहीं कुंडली में करेक्टर का खराब होना भी कोई ना कोई प्लैनेट जो है वो दर्शाते हैं। ओके। ठीक है, आप समझिए कि किसी का लगन कमजोर हो जाए, जी। ठीक है, और अभी मैंने आपको कुछ प्लैनेट्स के बारे में बताया था, जैसे शुक्र हो गए, राहु हो गया। शुक्र जो है वो भौतिक सुखों का कारक है और राहु भी भौतिक सुखों का कारक है। और कुंडली के अंदर जो 12th हाउस होता है वो बेड प्लेजर्स का होता है। ओके। अगर ऐसी स्थिति में लगन का संबंध 12th हाउस के साथ बन जाए और लगन कमजोर हो जाए, और कहीं ना कहीं शुक्र या राहु खराब पोजीशन में होने के बाद वो भी 12th हाउस से संबंध बना लें, तो एक फैक्टर ये भी बन जाता है कि आपकी लाइफ में शादी होने के बाद भी आप किसी पराये पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को चला रहे हैं, उसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कहते हैं। राइट, राइट। तो वो ऐसा होता है बहुत सारी कुंडलियों में, जो पता चल जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्लैनेट्स में दिखा रहा है कि कुंडली में कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे ही होंगे, बट वो पर्सन बहुत शरीफ है, उसने आज तक ऐसा कुछ करा ही नहीं है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गलत भी हो सकती है, या बिल्कुल 100% आप कह रहे हो कि अगर प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पक्का है? देखिए सर, मैं तो बिल्कुल 100% श्योर, लेकिन ये हो सकता है कि ऐसी स्थिति बनने के बाद भी एक प्लेनेट है जिसे हम बृहस्पति कहते हैं जी। वो सबसे सात्विक प्लेनेट है। अगर बृहस्पति ऐसी स्थिति में 12th हाउस को कंट्रोल कर ले या लग्न को देख ले, तो मन में सात्विकता भी कहीं ना कहीं आ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब तक इन चीजों के बारे में सोचता तो है लेकिन करता नहीं, मन में तो उसके आता है कई बार, लेकिन क्योंकि एक सात्विक होने के कारण कहीं ना कहीं उसके मन में डर आ जाता है कि कहीं मेरा ये कदम मेरे फैमिली को स्पॉइल ना कर दे। परफेक्ट, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। तो ये तो चीज क्लियर होगी कि हाँ, कुंडली इन सब चीजों में आपकी लाइफ को उथल पुथल कर सकती है। आजकल क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं ना, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगे हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे अगर गेम्स खेल रहे हैं या उसमें हार गए या पेरेंट्स ने कुछ गलत भी बोल दिया ना, वो ऐसी बात करते हैं कि यार मैं कूद जाता हूँ, मेरे माँ बाप मेरे से प्यार नहीं करते। तो बच्चों का जो कैरेक्टर है, बच्चों की जो मेंटल स्थिति है, वो भी पता लगाई जा सकती है कुंडली से। बहुत अच्छा सवाल करा है आपने। देखिए, सब कुछ मैंने आपको बताया कि कुंडली एक ऐसी चीज है जो जन्म होने के बाद, जी। जन्म होने से लेकर के आदमी की मृत्यु तक के बारे में बताती है। ओके। तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं बचता कि जन्म पत्री में जिसे हम देखकर बता ना पाए। आजकल आपने कहा कि आजकल बहुत सारे बच्चों में मैंने ऐसी चीजें फील की हैं, राइट। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा खान पान, हमारा रहने का लाइफस्टाइल, जिसे हम कंट्रोल ही नहीं करते। आजकल बच्चों की छुट्टी होती है तो उनके उठने का समय है 11-12 बजे, बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं, बॉडी में नेगेटिविटी रहती है। जंक फूड, सबसे ज्यादा जंक फूड बॉडी के अंदर नेगेटिविटी पैदा करता है, वो राहु को अट्रैक्ट करता है। एंड नॉन वेज भी खा लेते हैं बच्चे, तो वो भी चीज ऐड ऑन करते हैं। नॉन वेज भी हो गया, तेज मसाले हो गया, ओके। कॉफी हो गई, डार्क चीजें हो गई,
कोल्ड ड्रिंक हो गई, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये राहु को अट्रैक्ट करती है। हम अपनी बॉडी के अंदर जितनी नेगेटिविटी रखेंगे, जितना गंदा हम रहेंगे, जी। आजकल आपने देखा होगा बच्चों का एक लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि बच्चे आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत कर रहे हैं। एग्री। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ, उनके नहाने का समय शाम को हो गया, उनके खाने का कोई समय ही नहीं रहा, खाना उन्हें बेड पे चाहिए। बेड तो सबसे अपवित्र चीज है खाने के लिए। बिल्कुल, बेड पे बैठ के कभी खाना ही नहीं खाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मन के अंदर नेगेटिविटी आती है। जब हमारे शरीर के अंदर नेगेटिविटी रहेगी, और राहु जिसे मैंने आपसे कहा था कि जो हमेशा आपकी बुद्धि को अटैक करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा। तो सर टीवी देखते देखते खाना खाते हैं बच्चे, कि उनको मोबाइल चाहिए खाना खाते वक्त भी, बेड पे तो बेड पे ही खाते हैं। आजकल आप कैसे कन्वेंस करोगे उनको कि डाइनिंग टेबल पे जाके खाओ, वो तो पॉसिबल ही नहीं आज की डेट में। देखिए सर, ये बेसिकली क्या है, हमें बच्चों के अंदर शुरू से डालना होता है ओके। कि आपकी लाइफस्टाइल आपको कैसी बनानी है। अगर आपने बचपन में ही सोचा है कि मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, जी। तो उसकी प्रैक्टिस आप बचपन से ही करोगे ना। एग्री। ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ाई कर ली, स्ट्रीम कोई और चुन ली, उसके बाद आपने 2 साल कहीं जॉब कर ली और उसके बाद एकदम सडनली आपने क्लिक करा यार आईपीएस की तैयारी करूंगा। पता चला आप तो उस स्ट्रीम के ही बंदे नहीं हो जहां से आईपीएस होता है। नहीं, तो बेसिकली क्या है, हमें बच्चों को भी शुरू से ही उसी तरीके से ढालना होता है। ज्यादा, मैंने अभी आपको बताया, राहु जो है वो भौतिक सुखों का कारक होता है। जब बॉडी के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं राहु को अट्रैक्ट करती है। गॉट इट, गॉट इट। अब राहु का तो काम ही यही है ना, राहु मलेच प्लेनेट है, खराब गंदा जिसे कहते हैं, और उसे एंटरटेनमेंट भी पूरा चाहिए, जिसे कहते हैं गंदे तरीके से एंटरटेन करना। लाइक म्यूजिक को सुनने के 2 तरीके होते हैं, एक सॉफ्ट म्यूजिक और एक होता है हार्श म्यूजिक। जी। शुक्र जिसकी कुंडली में अच्छा है वो म्यूजिक को बहुत प्यार से सुनेगा, ओके। ठीक वो है। उसकी कहीं ना कहीं जो ट्रेबल है उसको महसूस करेगा। और जिसकी कुंडली में राहु एक्टिवेट है और राहु बहुत स्ट्रांग है, उसे चाहिए लाउड म्यूजिक, उसको चाहिए बेस, उसको हार्ड ट्रेबल से म्यूजिक। मतलब ही नहीं चलता। एग्री। उसको चाहिए ऐसा कि जिससे कि मैं भी सुनूं और पूरा मोहल्ला भी परेशान हो, तो वो है राहु। अब राहु अगर आपकी बॉडी में है, वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आप पढ़ने भी बैठोगे तो म्यूजिक चलना चाहिए, टीवी चलना चाहिए। ये बहुत नेगेटिव बात होगी ना ये तो, कि बिल्कुल। आपको वैसी ही लाउड चीजें पसंद है जो कि लोगों को अंदर ही अंदर परेशान भी करती है, और जो आपके आसपास का माहौल है वो भी खराब करती है। अभी आपने कुछ देर पहले इस बात को समझाने से पहले आपने कहा था कि डेथ, इसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है कुंडली से। ये कैसे पॉसिबल है कि किसी की डेथ कैसे पता लगाई जा सकती है? एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, और ज्योतिष के अंदर जो है बहुत सारी विधियां हैं जिसके माध्यम से हम जातक की आयु भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम कभी भी किसी भी जातक को उसकी आयु के बारे में बताते नहीं हैं। आप सोचिए कि आप मेरे पास अपनी जन्म पत्री दिखाने आए हैं, आपकी डेथ 5 साल या 6 साल या 7 साल बाद होने वाली है, और मैं आपको आज ही प्रेडिक्ट कर दूं कि सर 5 साल बाद आपकी डेथ होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि आप आज ही मर गए। नेगेटिव हो जाएगा पर्सन बहुत ज्यादा। आपकी तो जीने की क्षमता ही खत्म हो गई। जी। आपके दिमाग में आ गया कि मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि 5 साल बाद तो मुझे मरना ही है। तो ज्योतिष के अंदर आप जन्म से लेके मृत्यु तक का विवरण कर सकते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे लोग आते हैं, जब जब कोई बीमार हो जाता है, जब जन्म पत्री लेकर के हमारे पास आते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें दिख जाता है कि नहीं अब इसकी और आयु नहीं है, तो हम कह देते हैं कि नहीं अब शायद इनकी और आयु नहीं है। तो जन्म पत्री के अंदर सब चीज आप बता सकते हैं। अब आपने ना अभी रिसेंटली मेरे को बच्चों का एग्जांपल बताया था कि बच्चे अगर किसी कपल को फैमिली प्लानिंग करनी हो, फ्यूचर प्लानिंग करनी हो, जी। तो
उसकी भी संभावना पता लग जाती है कि दिस इज द बिल्कुल। राइट टाइम और आपकी कुंडली में बच्चों का योग है कि नहीं है। तो इस चीज का एक तोड़ आज साइंस ने निकाला, दैट इज आईवीएफ ट्रीटमेंट। सो व्हाट डू यू थिंक कि आईवीएफ ट्रीटमेंट लोग करा रहे हैं तो मतलब कुंडली के अगेंस्ट जा रहे हैं, आपकी एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट जा रहे हैं? क्योंकि ये तो साइंस ने हेल्प करी है ना उनकी, या ये भी प्लैनेट्स ने डिसाइड करा है कि भाई इनका आईवीएफ ट्रीटमेंट होने वाला है? देखिए, कुंडली के अंदर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। संतान की स्थिति 3 तरीके से देखी जाती है। जब भी हम किसी के लिए भी हम ऐसी प्रिडिक्शन करते हैं ना आपकी संतान के बारे में कि आपकी संतान होगी या नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में जो 2 जन्म पत्रियों का होना बड़ा स्वाभाविक है। ओके। एक होती है मेल की, एक होती है फीमेल की। जी। अब मेल की कुंडली में शुक्र का स्ट्रांग होना जरूरी होता है। जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म के काउंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं शुक्र से देखे जाते हैं। ओके। चंद्रमा भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि हाँ, इन दोनों में से मेल की कुंडली ठीक है। ठीक है। अब दिक्कत आ रही है, संतान नहीं हो रही है फिर भी, तो उसके अंदर क्या होता है, 2 चीजें देखी जाती है कि संतान ना होने का कारण क्या है। पहला ये होता है कि ये स्त्री संतान को जन्म ही नहीं दे सकती। इसकी कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम है कि संतान उत्पत्ति ये नहीं कर पाएगी। दूसरी स्थिति ये होती है, आपने कई बार सुना भी होगा, जिसका नाम है मिसकैरेज। राइट। लेडी कंसीव कर लेती है, जी। लेकिन मिसकैरेज बार बार हो जाता है। जी। जो उसका गर्भपात होता है वो स्ट्रांग नहीं होता। जिन लोगों का गर्भपात स्ट्रांग नहीं होता, ऐसी स्थिति में आईवीएफ की मदद ली जाती है। ओके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिए, ज्योतिष भी आपको ये सलाह दे सकता है कि आपको आईवीएफ कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल लोग ना बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करते हैं। अब लेट सपोज किसी की लाइफ में चीजें खराब हैं बट वो पूजा पाठ कर रहा है, उससे चीजें बेटर हो सकती हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, पूजा करने से वाकई ही मन के अंदर सात्विकता आती है। ओके। बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इरेज होती है। जी। अब ज्योतिष के पास अगर आप जाते हैं तो ज्योतिष आपको क्या बताता है? अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या देता है? कहीं ना कहीं दान, कहीं ना कहीं मंत्रों का जाप, कहीं ना कहीं पूजा पाठ, या कहीं ना कहीं स्टोन्स। जी। स्टोन हम किसी को इसलिए पहनाते हैं, जो बॉडी के अंदर एक कलर थेरेपी होती है। ओके। जो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखें तो कहीं ना कहीं हर प्लेनेट जो है ना वो किसी ना किसी कलर को रिप्रेजेंट करता है। एग्री। और आपकी बॉडी के अंदर जो चक्रास होते हैं उनके भी कलर होते हैं। बिल्कुल सही। स्टोन जो हम पहनाते हैं किसी को, उसका मतलब ये होता है कि वो स्टोन पहनने से सूर्य की किरणें जो हैं वो उस स्टोन को चार्ज करती हैं। ओके। ठीक है, गॉट इट। और वो किरणें क्या हैं, यहां से एनर्जी लेकर के, यानी वो धूप की किरणों को लेकर के वो कलर थेरेपी बॉडी के अंदर नसों के द्वारा जाती है। बहुत सही चीज एक्सप्लेन करी आपने। जी। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि किसी ने जो पन्ना है, ये ग्रीन एमरल्ड जैसे इंग्लिश में कहते जी। हैं, वो इस फिंगर में पहना है। जी। पुखराज हमेशा इसी फिंगर में क्यों पहना जाता है? या ऐसा क्यों? मोती क्यों इसी फिंगर में पहना जाता है? क्योंकि ये जो बॉडी में जो नसें जा रही है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे चक्रास को वहीं जाके कनेक्ट कर रही है। तो स्टोन इसलिए होता है कि हमने स्टोन पहन लिया, जब भी हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, या धूप की किरणें हमारी स्टोन पे लग रही हैं, वो क्या हो रहा है, बॉडी के थ्रू जो वो रेज हैं वो कहीं ना कहीं कलर थेरेपी हमारी चक्रास को मेंटेन ठीक करने का काम कर जी। रही है। ठीक है। दूसरी स्थिति होती है कि जो प्लैनेट्स हमारी कुंडली में खराब पोजीशन पे आकर बैठ गए हैं, जी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में नेगेटिविटी ला रहे हैं।
तो ऐसे में ज्योतिष क्या बताता है, आप एग्जाम्पल लेके चलो, जैसे किसी का शनि खराब है, तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष क्या कहेगा, आप शनि से जुड़ी चीजों का दान करो, आप शनि देव की उपासना करो, पूजा पाठ करो, शनि चालीसा का पाठ करो, शनि के मंत्रों का जाप करो। तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर शनि से जुड़ी जो नेगेटिविटी है वो इरेज होने लगती है। बिल्कुल सही। तो पूजा पाठ जो है वो बेसिकली बॉडी के अंदर नेगेटिविटी को इरेज करती है। आपका सवाल था कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी परेशान क्यों? बिल्कुल सही। ठीक है, बताइए। देखिए बेसिकली क्या होता है, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी आदमी इसलिए परेशान हो जाता है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, ज्यादा किसी चीज का एक्सटेंड हो जाना भी हमारे जीवन के लिए खराब हो जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूजा करना, 5-5 घंटे 6-6 घंटे पूजा करना, सत्संगों में जाना लंबे लंबे, ठीक है, कभी कभार अच्छा लगता है, लेकिन हैबिचुअल अगर आप हो जाएंगे, आपका काम ही नहीं है। आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्ट बना लिया कि मुझे दिन के 6 घंटे एक सत्संग जो है वो सुनना है। आप काम कब करेंगे? जब आप काम ही नहीं करेंगे पॉइंट। तो कहीं ना कहीं परेशान तो आप रहेंगे। बिल्कुल सही। तो हर चीज का एक अपना लेवल होता है। मैं आपसे एक स्टोन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन, उन्होंने अपने हाथ में ब्लू सफायर नीलम ये पहना हुआ है। जी। अब कहा जाता है कि जो इंसान नीलम पहनता है ना, वो या तो फिर रातों रात अमीर से भिखारी बन जाता है, भिखारी से अमीर बन जाता है, उसकी तकदीर पलट जाती है। तो ये कितनी सच्चाई है, और नीलम कब पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लेनेट जो है या कोई भी स्टोन किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी प्लेनेट जो है वो किसी स्टोन को रिप्रेजेंट करता है। जी। ठीक है, कलयुग का जमाना है, सोशल मीडिया आप भी चलाते होंगे, बिल्कुल। आजकल आप देख भी रहे होंगे, राहु का प्रकोप, शनि ने किया जीवन में अंधेरा, ऐसे शब्द ऐसी लाइनें आप सुनते जी, होंगे। बिल्कुल सही। बेसिकली क्या है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है शनि। शनि जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? शनि बेसिकली क्या है, एक तो काल है, दूसरा शनि का जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है। शनि कुंडली में एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए 2.5 साल लगा देता है। ओके। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब पोजीशन पे बैठा है और गोचर में भी कहीं ना कहीं वो खराब पोजीशन में बैठ गया, अगर ऐसी स्थिति में आपने बिना किसी ज्योतिषी की सलाह के आपने नीलम धारण कर लिया, तो क्या किया आपने? कहीं ना कहीं नीलम को बल दे दिया। कैसा हो कि मैं अगर आपसे कहूं कि मैं एक वेपन आपको ला करके देता हूं, अब इसका जवाब आप खुद देंगे। मैं आपके पास एक वेपन है और आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपके सामने 2 व्यक्ति आके खड़े हो गए। ठीक है। एक तो है पुलिस वाला, ठीक है। दूसरा है आतंकवादी। ठीक है। हथियार किसे देना पसंद करेंगे? पुलिस वाले को। क्यों? क्योंकि वो उसका सही यूज करेगा। सीधी सी बात है ना। अगर आप हथियार गलत आदमी को देंगे तो वो क्या करेगा? तबाही मचा देगा वो। सबसे पहले तो वो आप ही को बेकार करेगा। एग्जैक्टली। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, खराब पोजीशन के प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर दिया। बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने इस चीज का। ठीक है, हमने खराब पोजीशन के प्लैनेट को क्या करा, स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब उसकी क्षमता जो पावर है वो दुगनी हो गई। तो आपकी चीजें जो अभी तक कुछ खराब हो रही थी, अब उसे खराब करने की क्षमता कितनी हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। तो ऐसी स्थिति में राजा भी रंक हो जाता है, और अच्छी पोजीशन में बैठा हो और आपने सही गाइडेंस से आपने उस स्टोन को धारण किया हो, तो रंक भी राजा हो जाता है।
परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही खूबसूरती से आपने आंसर्स दिए एंड आई गेस जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो स्टोन से रिलेटेड हो और ऑफ कोर्स कुंडली से रिलेटेड हो, वो सारे आपने डाउट्स क्लियर कर दिए ऑडियंस के। और जो लोग यहाँ तक पॉडकास्ट देख रहे हैं वो डेफिनेटली समझ गए होंगे कि हमारी लाइफ में कुंडली की क्या वैल्यू होती है। और थैंक यू सो मच राहुल जैन जी, आपने Thank you. बहुत ही अच्छे से एस्ट्रोलॉजी को समझाया, जी। कुंडली के बारे में हर इंसान को बता दिया कि कुंडली क्या होती है। सो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम अमेजिंग गेस्ट के साथ आते रहेंगे और ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। सो दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। राधे राधे राहुल। राधे राधे।